नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित एवं विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा रचित कहानी माटी वाला पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का सार से। विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा रचित पाठ माटी वाली में विस्थापन की समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। लेखक के अनुसार इस प्रकार की स्थितियों में मजदूर तथा गरीब वर्ग के लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ता है। कहानी टिहरी शहर में रहने वाली एक बूढ़ी स्त्री की है जो घर घर लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती है। उस पूरे क्षेत्र में वही एकमात्र माटी वाली है, इसीलिए लोग उसे माटी वाली के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी से लोगों के घरों में चूल्हा चौका लीपने का काम किया जाता है। प्रत्येक घर में उसकी जरूरत पड़ती है। माटी वाली घर से दूर माटा खान में मिट्टी खोदती है और उसे कनस्तर में भरकर शहर में घर घर पहुंचाती है। यही उस वृद्धा की आजीविका का साधन है। माटी वाली का बूढ़ा पति अशक्त था, अतः इस तरह कमाई करके वह अपना और अपने बूढ़े पति का पेट भरने का प्रयास करती थी। जिन घरों में वह मिट्टी पहुंचाती थी वहां से उसे कभी कभी 1-2 रोटियां मिल जाती थीं, जिन्हें सहेज कर वह अपने पति के लिए घर ले आती थी। एक घर में पीतल के गिलास देखकर वह कहती है कि पुरानी चीजें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। इस पर घर मालकिन कहती है कि यह पुरखों की जुटाई चीजें हैं, परंतु अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। दूसरी तरफ टिहरी शहर में बांध निर्माण के साथ ही सरकार द्वारा शहर को खाली कराने की चर्चा जोरों पर है। लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह भी परेशान है कि इस उम्र में वह शहर छोड़कर कहाँ जाएगी। जिनके पास अपनी जमीन जायदाद है, सरकार की ओर से उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है, परंतु उसके पास तो कुछ भी नहीं है। एक दिन बुढ़िया माटी बेचकर इधर उधर से मिली 3 रोटियां पाकर घर जाते हुए प्रसन्न थी कि आज वह पाव भर प्याज खरीदकर उसके साथ अपने पति को रोटी देगी। परंतु घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। टिहरी बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के साथ वह भी पुनर्वास अधिकारी के पास पहुंचती है। साहब उसके घर अथवा माटा खान का कागज दिखाने को कहते हैं, पर उसके पास ऐसा कोई कागज नहीं है। ऐसे में उसे सरकारी सहायता कैसे मिलती। कुछ समय बाद टिहरी बांध की दूसरी सुरंगों को बंद कर दिया गया और शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घर बार छोड़कर भाग रहे थे। निचली जमीन पर बने शमशान सबसे पहले डूबे। मानसिक रूप से विक्षिप्त माटी वाली आने जाने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब लोग पहचानते थे। उत्तर। माटी वाली एक बूढ़ी औरत थी। वह कनस्तर में लाल मिट्टी भरकर शहर में घर घर में पहुंचाया करती थी। इस मिट्टी को बेचकर वह अपना और अपने बूढ़े पति का जीवन यापन करती थी। टिहरी के लोग न केवल माटी वाली को बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। इसके निम्नलिखित कारण रहे होंगे। उस शहर में माटी बेचने वाली का कोई प्रतिद्वंद्वी न था। शहर की रेतीली मिट्टी से चौका लीपने का काम नहीं किया जा सकता था। चूल्हे चौके को लीपने के लिए लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी। माटा खान शहर से काफी दूर था, इसलिए माटी वाली से मिट्टी खरीदना लोगों की मजबूरी थी। उसके हंसमुख स्वभाव के कारण लोग उससे खुश रहते थे। प्रश्न 2। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। उत्तर। माटी वाली समाज के अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। वह सुबह जल्दी उठकर माटा खान जाकर मिट्टी खोदकर कनस्तर में भरती है और उसे सिर पर रखकर शहर में घर घर बेचती है।
इसके बदले में लोग उसे पैसों के साथ साथ एक दो सूखी रोटियां और कभी कभी चाय आदि दे दिया करते थे। उसे अपने बीमार पति की भी देखभाल करनी होती थी। अपने अति व्यस्त दिनचर्या में उसे अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिल पाता था। प्रश्न 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूख और भोजन के स्वाद का परस्पर गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर तथा स्वादिष्ट लगता है, परंतु यदि खाने वाले का पेट पहले से भरा हो तो वही भोजन उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लेखक ने कहा है कि स्वाद भोजन में नहीं बल्कि भूख में होता है। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, प्रत्येक घर में पूर्वजों के अधिक परिश्रम से बनाई हुई कुछ पुरानी संपत्ति होती है जो उनके न रहने पर भी पूर्वजों की याद दिलाती है। पीढ़ियों से चली आ रही यही धरोहर विरासत के नाम से जानी जाती है। हमें इसका महत्व मूल्य देखकर नहीं आंकना चाहिए। हमें इसके पीछे छिपे उनके परिश्रम और भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। आज लोग धरोहर का मूल्य समझे बिना ही उन्हें अनुपयोगी वस्तु समझकर औने पौने दाम में बेच दिया करते हैं। हमें अपने पूर्वजों की बनाई हुई वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए। इस तरह हम उनके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर, माटी वाली द्वारा रोटियों का यूं हिसाब लगाना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा विवशता को प्रकट करता है, क्योंकि सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाती। प्रश्न 6, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माटी वाली को घर घर माटी पहुंचाने से इतनी आय नहीं हो पाती थी कि वह कुछ साग सब्जी खरीद सके। घर मालकिनों से उसे जो 2-1 रोटियां मिल जाती थीं, उन्हें भी वह बचाकर अपने बीमार पति के लिए ले जाती थी, जिन्हें वह बिना साग सब्जी के ही खा लिया करता था। अपने बूढ़े पति को सूखी रोटी देते हुए माटी वाली दुखी तो होती थी पर विवश थी। एक दिन जब उसे 3 रोटियां मिली तो वह सोचने लगी कि आज उसे रोटी के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन पैसों से वह कुछ प्याज खरीद लेगी और बूढ़े को रोटियों के साथ परोस देगी। माटी वाली की यह सोच बूढ़े पति के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती है। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माटी वाली नामक इस पाठ में लेखक ने गरीबों के विस्थापन की समस्या को अत्यंत प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन के माध्यम से लेखक गहरा व्यंग्य करते हैं। आम आदमी या गरीब का घर जब उजड़ता या विस्थापित होता है तो वह इसकी तकलीफ को गहराई से अनुभव करता है। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो शमशान ही एक ऐसी जगह होती है जहां से उसे कोई विस्थापित नहीं कर सकता, परंतु दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर गरीब का तो सब कुछ छीना जा रहा है। शमशान घाट के डूब जाने पर वह विचलित होती है कि वह अपने मृत पति का अंतिम क्रियाकर्म कैसे करेगी। मरने के बाद भी उसे जगह नहीं मिल पा रही है। इसी पीड़ा और हताशा के कारण वह कहती है कि आम आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। प्रश्न 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, विस्थापन वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या है। विकास के क्रम में देश में बिजली, पानी, सड़क आदि की मांग बढ़ती जा रही है। जिन स्थानों पर बिजली, सड़क आदि संबंधी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, वहां के नागरिकों की जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है। इसके बदले उन्हें अन्यत्र स्थान दे दिया जाता है। विस्थापितों के लिए
मात्र जगह दे देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने के साथ व्यवसाय तथा खेतीबाड़ी से भी दूर होना पड़ता है। सरकारी आदेश की अवहेलना भी संभव नहीं है। लोग अपने पुरखों की बनाई जमीन, जायदाद, घर आदि को छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए ऐसा कर पाना कष्टकर होता है, क्योंकि यह सभी उनकी भावनाओं से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में इस असहनीय दुख के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है जो उस जमीन पर बिना किसी मालिकाना हक के जीवन बसर करते हैं। उनके पास जमीन से संबंधित कागजात ही नहीं होते। इसके अभाव में वे सरकारी सहायता भी प्राप्त नहीं कर पाते और उनके पास जो कुछ था उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न 1, भारतीय नारी में सेवा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। माटी वाली पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, यह सत्य है कि भारतीय नारियां सेवा एवं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। कर्तव्य परायणता का भाव उनमें कूट कूट कर भरा होता है। अपने विषय में न सोचकर उन्हें अधिकाधिक चिंता अपने पति और बच्चों की रहती है। पाठ में माटी वाली भी ठकुराइन से प्राप्त 2 रोटियों में से 1 रोटी अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती है, जो उसकी कर्तव्य परायणता और पति के प्रति समर्पण भावना की सूचक है। भारतीय नारियों की यह विशेषता है कि वह अपने हित से पहले अपने परिवार के हित की कामना करती हैं। माटी वाली में भी यही गुण विद्यमान है और वह अपने अशक्त पति की खुशी के लिए, उसे भरपेट भोजन कराने के लिए अनेक योजनाएं बनाती रहती है। प्रश्न 2, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी, माटी वाली ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, टिहरी में रहने वाली माटी वाली कठोर परिश्रम करने के बाद भी दोनों वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं कर पाती थी। वह जिन घरों में मिट्टी देने का कार्य करती है, उन्हीं घरों की महिलाएं उसे 1-2 रोटी दे देती हैं। कभी उसे रोटी के साथ चाय देकर कहती हैं कि इसी से खा ले, साग तो है नहीं। इस पर माटी वाली कहती है कि चाय तो स्वयं में बहुत अच्छा साग हो जाती है। ऐसा कहने के पीछे उसकी विवशता ही प्रकट होती है कि अक्सर उसे सूखी रोटियां ही खानी पड़ती हैं। यहाँ कम से कम चाय तो है जो सूखी रोटी खाने से भली। प्रश्न 3, कांसे के बर्तनों के गायब होने के पीछे लेखक ने किस सामाजिक प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? उत्तर, कांसे के बर्तनों के गायब हो जाने के पीछे लेखक अपने पूर्वजों की विरासत का मूल्य न समझने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं। आधुनिकता और फैशन के नाम पर लोग नित नई वस्तुएं अपनाते जा रहे हैं। कांसे और पीतल की वस्तुओं को वह रद्दी के भाव बेच देते हैं, जबकि यह वस्तुएं उनके पुरखों की गाढ़ी कमाई से तन पेट काट कर बनाई हुई होती हैं। प्रश्न 4, माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? लिखिए। उत्तर, माटी वाली गरीब लाचार वृद्धा होते हुए भी अपना और अपने बूढ़े पति का पेट भरने हेतु सम्मान पूर्वक परिश्रम करती है। वह विनम्र, मृदुभाषी एवं हंसमुख है। अपने बूढ़े, बीमार और अशक्त पति के प्रति वह अपने उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन करती है। उसकी पति परायणता अनुकरणीय है। बिना कोई भेदभाव किए हुए हर घर में माटी पहुंचाना उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।